यहाँ पे हाई स्कूल यूपी बोर्ड का कुछ सवाल हम बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो अभी आपका 24 तारीख से होने वाला है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, एक आपका मॉडल सेट का ये पेपर है जो आपके सामने है। यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। कह रहे कि मूल समान है, तो हम ये कंडीशन जानते हैं कि मूल समान होने के लिए कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, विविधकर 0 होना चाहिए, d = b² - 4ac = 0 होना चाहिए। मूल असमान होने के लिए हमारा होता है b² - 4ac का मान हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए हम जानते हैं यदि b² - 4ac ये हमारा विविधकर का मान होता है, इसको हम d कहते हैं, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मूल समान होंगे। मूल वास्तविक तथा वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कंडीशन 1, तो हमें यही पूछा था मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो हमें वो दिया है मूल समान होंगे। अभी हम जानते हैं कि b² - 4ac यदि >0 होगा, इसका मान जो भी आएगा >0 होगा, तो इसका मूल क्या होगा, मूल हमारा होगा वास्तविक तथा असमान होगा, क्योंकि b² विविधकर का मान हमारा 0 से जब भी बड़ा आ जाएगा तो हमारा मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक है। और ये जानते हैं कि जब हमारा निगेटिव आ जाएगा b² - 4ac का, तो मूल हमारा काल्पनिक हो जाते हैं, आभासी हो जाते हैं तथा काल्पनिक हो जाते हैं, जिसका हमें कोई 10 में पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में हमारा निगेटिव का कोई मान नहीं होता है। इसलिए हम इस सवाल को हम देखते हैं, द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर तो हमारा होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम देखते हैं, इससे हम अगर तुलना करते हैं तो हमारा होगा a की जगह हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a की जगह हमारा आ जाएगा आपका 3, b की जगह हमारा आ जाएगा, कंपेयर करेंगे इस समीकरण से, b की जगह पे हमारा 12 और c की जगह पे हमारा c है, ठीक है, c = c है। तो b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, a का मान यहाँ पे हम b का मान रखते हैं 12 का स्क्वायर - 4 × a 3 × c = 0, यानी ये 12c = 144। तो c का मान हमारा जो आ गया, c का मान यहाँ से 144 में भाग देंगे 12 से, तो c का मान हमारा कितना आ गया, 12, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कितना आसान था, दिया था समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान क्या होगा। हम जानते हैं मूल समान होने के लिए, तो मैं आप लोगों को कंडीशन बता दिया कि किस किस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन हमारा सवाल एक्चुअली यहाँ से हल था, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर ax² + bx + c = 0, क्योंकि सवाल इसी रूप में है द्विघात समीकरण से। तो a बराबर हमारा हो गया 3, b बराबर हमारा हो गया 12 और c बराबर हमारा c के स्थान पे c है, और इक्वल टू दोनों साइड 0 है, तो इक्वल टू 0 है हमारा दोनों साइड, दोनों कुछ सवाल में। तो यहाँ से b² - 4ac = 0, वास्तविक तथा समान होने के लिए b का मान 12 का स्क्वायर - 4 × 3 × c = 0, 12c = 144, तो c बराबर हमारा क्या हो गया, 144/12, यानी 12 बार में कट गया, यानी c का राइट आंसर क्या हो गया, 12, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ख, त्रिभुज ABC में यदि AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर तथा AC = 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को हम अक्सर कैसे करते हैं, जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहता है, तो वहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम समझ लेंगे कि ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और पाइथागोरस नियम हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि देखिए AB हमारा क्या दिया है, चलिए हम कहीं से मान लेते हैं, A यहाँ है, B यहाँ है, AB हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, AB हमारा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। AB के बाद हमारा जो दिया है BC हमारा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें नहीं पता है, मैंने BC क्या बना लिया, 12 सेंटीमीटर ऐसा बना लिया।
ठीक है। और उसके बाद से हमारा AC जो दिया है, AC हम बना लिए कितना, AC हम बना लिए हम 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये समकोण है कि नहीं, लेकिन हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो किन्हीं एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्ग के योगफल के यदि बराबर होता है तो हम मान लेंगे समकोण त्रिभुज है। अब जैसा दिया था वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो AB, अब यहाँ पे हम देखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के यदि बराबर होता है, हमें नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन ऐसा अगर बराबर होता है तो हम मान लेंगे कि सबसे बड़ी भुजा के सामने के जो कोण है B, ये हमारा समकोण होगा, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 और ये 169 बराबर क्या हो जाएगा 169। ये तभी संभव है जब हमारा इसमें क्या लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या आ रहा है 169 बराबर 169, अतः जो है हमारा कोण B क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें समकोण त्रिभुज, यानी जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 90 डिग्री। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला सवाल तीसरा, हमें एक क्वेश्चन दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब a का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन दिया है 0, 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश, इसमें से क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि LHS में हमारा लिखा है sin 2a और RHS साइड हमारा लिखा है, यानी राइट साइड हमारा लिखा है 2 sin a, ठीक है। तो हम इसमें हम एक एक ऑप्शन को चेक करके हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो रिजल्ट होता है, देखिए जैसे हमारा त्रिकोणमितीय मान, अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करूँ तो मैं यदि 0 रखता हूँ a के जगह पे, तो sin 0 ये भी हो जाएगा और sin 0 ये भी हो जाएगा। और हमें पता है कि sin 0 का मान 0 होता है, इस वजह से ये 0 हो गया, और इसमें 2 इंटू इसका भी मान 0 है, ये भी 0 हो गया। अब 30 अंश पे ये मान अलग हो जाएगा, ये मान अलग हो जाएगा, ये 45 अंश पे ये मान अलग हो जाएगा और ये मान अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लग गया है 2 लग गया है, और ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यदि a बराबर हम 0 ही रखें, क्योंकि 0 ही ऐसा संभव है जो लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर कर देगा, क्योंकि साइन का जो 0 का मान होता है ऑलरेडी 0 होता है। तो a बराबर 0 रखें तो sin 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0, यानी sin 0 हो गया, sin 0 बराबर 2 इंटू sin 0। इसको हम लिख सकते हैं। sin 0 का मान क्या होता है, हम जानते हैं sin 0 का मान होता है 0, इसलिए ये 0 बराबर हमारा क्या हो गया 2 गुणे 0, यानी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर हमारा हो गया, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर हमारा हो गया दायां पक्ष, और ये कितना हो गया 0, यानी 0 बराबर 0। और हम 30 पे ये रखेंगे तो 30 दूनी 60, साइन 60 अंश हो जाएगा, ये साइन 30 अंश हो जाएगा, इसका मान 1 होगा और इसका मान साइन 60 का हमारा हो जाता है √3/2। ये अलग अलग मान आएगा इस पर। 45 साइन 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1 होता है, और इधर साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये 2/√2 हो जाएगा। ये रखेंगे तो ये अलग, सब पे अलग मान देगा, केवल 0 ही है जो एंगल को क्या करेगा 0 कर देगा, और साइन 0 0 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। हम जानते हैं 2 से 12 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं जो होंगी, विषम संख्याएं 2 से 12 के बीच में जो होंगी, 2 से 12 के बीच 12 तक, तो ठीक है, हम 2 से, यानी 2 तो विषम संख्या है नहीं, 2 से कहा था, लेकिन इसके अगला क्या है 3 के बाद हमारा 5 के बाद विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटे, तथा शेषफल क्या बचे 1 बचे, जो 2 से विभाजित ना हो, 7, 9 और इधर क्या होगा 11। उसके बाद 13 चला जाएगा, जो 12 से ऊपर चला जाएगा। हमें 12 तक लेना था और 2 से लेना था, तो 2 सम है, 12 सम है, इसके बीच वाली जितने नंबर हैं सभी हमारे विषम संख्याओं में आएगा। तो और समांतर माध्य क्या होता है हमारा, समांतर माध्य होता है पदों
का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, यानी 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यानी 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 5 3 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11, 24 11 कितना हुआ, 24 11 35, 35 बटे में 5, यानी ये हमारा हो गया 35 बटे में 5। इसका कट के आंसर कितना आ गया, 7। कितना आसान था, यानी जो कहा था हमें उसके बीच में हम नंबर्स ले लिए, यानी 35 बटे में 5, यानी ये 7 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समान सर्वांगसम, पहला या दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये भी एक ऑप्शन था जो हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो समान सर्वांगसम, अब ये एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा, समान का मतलब होता है हमारा समरूप भी होता है, समान का मतलब क्या होता है, समरूप भी होता है। तो हम इस सवाल को देखेंगे, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, हम यहाँ बना के देख लेते हैं। ये एक वर्ग है छोटा सा, ये एक वर्ग है बड़ा सा, इससे बड़ा और एक वर्ग बना लेते हैं, यानी सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी समान होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम तब होंगे जब हमारा उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी और आकार भी बराबर होगा, तभी हमारा सर्वांगसम होगा। लेकिन एक चित्र बड़ा है, एक चित्र छोटा है, यानी ये समान दिख सकते हैं, जैसे ये छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं। समरूप का मतलब समान दिख रहे हैं। ठीक है, ये समान दिख रहे हैं, और सर्वांगसम का मतलब दोनों आकार और शेप और साइज में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे दोनों एक रूप के हैं, यानी समरूप हैं, और समरूप को ही हम क्या बोलते हैं, समान बोलते हैं। ठीक है, तो ये समान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर, कह रहे x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यानी इन दोनों बिंदुओं से जो बराबर दूरी पे होगा, इससे भी और इससे भी एक समान दूरी पे होगा। मैं मान लेता हूँ कि एक बिंदु, इसे A मान ले रहा हूँ और इसको क्या मान ले रहा हूँ, B। तो एक बिंदु है 2, -5, ठीक है, और दूसरा बिंदु है हमारा -2, 9। सपोज के लिए मैं मान लेता हूं कि इन दोनों से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पे एक तीसरा बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा बिंदु, यदि इसे A माना हो, इसे B माना हो, तो ये बिंदु जो होगा हमारा C होगा। तो हमें पता है कि ये दूरी इन दूरी के क्या है, बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ हम लिए हैं। ठीक है, तो हम दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र हम जानते हैं, इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम x, y। तो हम दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र हमारा होता है, दूरी सूत्र x, चलिए हम ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि दूरी AC किसके बराबर होगा, दूरी BC के, क्योंकि सवाल में हमें दिया था कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे भी दूरी हमारा, इस बिंदु को लिए हैं C, जो A से और B से समान दूरी पर है। ठीक है, तो हमें पता है कि दूरी क्या हो जाएगा, दूरी AC बराबर दूरी हमारा हो जाएगा BC। ठीक है, और इसी में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, जो कि आपको मैं बताया हूँ, आप जानते हैं। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो x2 - x1 का अंडर रूट में हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। तो अंडर रूट में लिख दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह x है, तो x - 2 का होल स्क्वायर, जगह कम होने से मैं x - 2 का होल स्क्वायर, और फिर y माइनस प्लस y माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में BC क्या है हमारा, BC के लिए भी दूरी को निकाल लीजिए, x - 2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और y - 9 प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ये काम कर देते हैं कि रूट है, या रूट का मतलब होता है किसी के पावर 1/2। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा रूट दोनों साइड हट जाएगा। जब दो चीज़ें इक्वल रहता है, दो चीज़ें जब हमारा इक्वल रहता है, तो दोनों साइड के
अगर सिंगल पद है, दोनों साइड अकेला पद है और दो चीज़ें इक्वल है, रूट में है, तो हम इसको वर्ग करके रूट को हटा सकते हैं, यानी इसको हम a बराबर b लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या बराबर होंगे। चलिए, तो ये बराबर होगा तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं, इसको कटा के हम चेक करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 5 6 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 18y। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इक्वल साइड अगर चिन्ह के साथ बराबर रहते हैं, इक्वल के दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा, 4x तो प्लस माइनस में नहीं कटेगा, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कट गया, तो बचा क्या इधर हमारा 10y बचा, उधर 18y बचा। क्या बचा 10y और इधर 18y। चलिए देखते हैं, 4x को हम इधर लाते हैं, इधर 4x है हमारा, तो 4x को उधर ले जाइए और संख्या को इधर ले आइए, तो हम सबको इधर ही ले आते हैं, तो 4 है और इधर क्या बचा 25 और प्लस ये 4 तो कट गया है ना, 25 माइनस 4x, ये हमारा माइनस 4x प्लस 25 प्लस 10y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है हमारा 4x बचा है और फिर माइनस 18y बचा है प्लस 1 बचा है। ठीक है, माइनस 4x प्लस 25 प्लस 10y इज इक्वल टू 4x माइनस 18y प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4x इधर ले आएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा और 10y को उधर ले जाते हैं, 81 को इधर ले आते हैं, या संख्या को इधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 81 इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 4x और 4x 8x, ये माइनस 18y माइनस, तो माइनस 18 में 28y, तो ये माइनस 8x माइनस 28y, 8x माइनस 28y, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 8x माइनस 28y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 में से 81 गया तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, और आपका इधर आएगा 7 में से 2 गया 5। ठीक है, माइनस का 56 और ये आ गया 8x माइनस 28y। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें बोला था x अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी C जो हमारा है x अक्ष पे है, इसको कह रहा है कि हमारा क्या है x अक्ष पर है, जो a और b से, यानी a 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पे हमारा क्या होता है y बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी ये निर्देशांक एक्चुअली में हमारा क्या था x, 0। अब हम यहाँ क्या रखेंगे y का मान, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे हमारा x का मान 0 होता है, यानी x निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ y 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये बचा, ये ध्यान दीजिए इधर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हम फिर से लिख लेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, 8x माइनस 28y, अब यह माइनस का 56 है, चलिए यहाँ 0 रखते हैं y बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 56 बराबर 8x माइनस 28 इंटू 0, ये 0 ख़त्म ही हो गया, यानी 8x बराबर माइनस का 56, तो x बराबर 7, माइनस का क्या आया 7। जब x हमारा 7 आया तो यही हमारा हो जाएगा 7 और y हमारा क्या है ऑलरेडी 0 है, क्योंकि
एक्स अक्ष पर बिंदु है तो एक्स निर्देशांक तो होगा, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पे जो बिंदु रहता है उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। अतः हमारा जो आंसर हो गया -7x कामा जो वाई हम लिए थे, वाई तो ऑलरेडी 0 है, तो हमारा x कामा 0 हम लिख दिए, लेकिन x का मान जो हमारा निकल के आया है -7,0, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। दिया था सवाल x अक्ष पर स्थित बिंदु a तथा b -2,9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, a और b बिंदु मान लिए, इससे बराबर दूरी पे कोई बिंदु हमने क्या लिया, c को बराबर दूरी पे लिया जो कि समदूरस्थ है, यानी AC बराबर BC, यानी दूरी AC बराबर दूरी BC। हम दूरी सूत्र लगा लिए। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का x2 बोलिए, x2 - x1 बोलिए, x1 - x2, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये पूरा रहेगा। या ये भी बोल सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि माइनस का फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के कारण हमारा -3 का स्क्वायर भी हमारा 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, 9 होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूरी सूत्र में आप x1 - x2 या x2 - x1 ले सकते हैं। तो दूरी सूत्र से हम अंडर रूट में ले लिए हैं, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि y 0 है, आप पहले भी रख सकते थे, लेकिन मैं अंत में इसको रखा हूँ। तो y + 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2, वैसे ही x - -2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y है हमारा y - 9 का होल स्क्वायर। से हल करते हुए हमारा a - b और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। हल करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे थे, -56 = 8x - 28y, यानी -56 = 8x - 28 × 0 किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु कहा था, x अक्ष पर बिंदु स्थित है तो y का मान क्या होता है, 0, यानी x, 0 हमारा निर्देशांक था। तो हमने क्या किया, x का मान हमने 7, हमने y का मान क्या रखा, 0, तो 28 × 0 ये पद खत्म ही हो गया हमारा। तो 8x बराबर -56, x बराबर -7, तो x का मान y क्या हो गया हमारा, x का मान 0 और x का मान -7,0, यही हमारा राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है जो, अब देखिए सहअभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब ऐसे दो पेयर में, जोड़े में हमारी संख्या होंगी जिसका दोनों का एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा, या दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को, ऐसे दो संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि वह हमारा सहअभाज्य में होगा। तो इसमें से देखिए 14 और 35 दोनों में हमारा कॉमन है 7, इसलिए हमारा सहअभाज्य नहीं होगा। दोनों में केवल 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी ये दोनों जोड़े जो कहलाएंगे सहअभाज्य कहलाएंगे। तो दोनों जोड़ों में हमें क्या खोजना है कि ऐसे दो जोड़े जिसमें एक के अलावा कोई अन्य दूसरा गुणनखंड ना हो। तो इसमें देख रहे हैं 14-35 में 7 है दोनों में, 18-25 में मैं देख रहा हूँ एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। एक तो ऑप्शन ये है, आगे चेक कर लेते हैं, 31 और 93, 31 93, यानी 3 है इन दोनों में। अब देखिए 31 है दोनों में, 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है, 31 93 होता है। 32 और 62 में साफ साफ दिख रहा है कि 2 है। हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सहअभाज्य के लिए, सहअभाज्य के लिए हमारा क्या होगा, ऐसे दो जोड़े, ऐसे दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा अन्य कोई दूसरा गुणनखंड न हो, ऐसी संख्याएं कौन सी हैं इस सवाल के लिए। 4 ऑप्शन में 14-35 में 7 है, 31-93 में दोनों में 31 है, 32-62 में 4 तो एटलीस्ट दिख ही रहा है, 18-25 में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है एक के अलावा, यानी दोनों में सिर्फ एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 18 और 25। अब अगला सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल है। हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। चलिए देखते हैं। तो 3x² - 4x, ठीक है, प्लस c वाला पद नहीं है तो c हमारा क्या है, 0 है, बराबर 0। यह हमें दिया हुआ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ही दिया है ना, द्विघात समीकरण। चलिए अब हम इसका निकाल लेते हैं।
हमसे पूछा है कि मूलों का गुणनफल, तो हम जानते हैं कि इसको हम व्यापक रूप से तुलना करने पर व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करने पर c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें पता चल गया है कि a बराबर हमारा क्या है x स्क्वायर का गुणांक, a बराबर 3, b बराबर हमारा क्या है -4 चिन्ह के साथ लेंगे x का गुणांक, और c बराबर हमारा क्या है 0। और हम जानते हैं कि मूलों के गुणनफल का सूत्र जो होता है, मूलों का गुणनफल जो हमारा सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है c बाई ए। तो c हमारा 0 है, तो 0/3 और ये फाइनली कितना आ जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मूलों का गुणनफल क्या होगा 0। और ये देखने से ही साफ साफ लग रहा था, दोनों में से x कॉमन कर लेते तो 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर एक मूल हमारा 0 ही आता, और दूसरा मूल कुछ भी आए 0 से एक मूल से दूसरे मूल में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि एक मूल क्या है ऑलरेडी 0 हो जाता। अगर इन दोनों में से डायरेक्ट कॉमन करके भी देखते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 0 होगा। अगला सवाल देखिए, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो इसको मैं एक सूत्र बताया था आपको, cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये होता है हमारा cos A प्लस B का सूत्र होता है। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ से तुलना कीजिए, अगर ये सूत्र याद है तो आप 1 मिनट में सवाल को कर लेंगे। cos A cos B माइनस लगाया तो माइनस भी है, sin A sin B। बस अंतर क्या है कि यहाँ A बराबर, यहाँ A है और यहाँ 60 है, यहाँ B है, यहाँ 30 है, यहाँ A की जगह फिर हमारा 60 है और B की जगह हमारा क्या है 30 है। तो इसी चीज़ को cos A प्लस B लिखा जाएगा, तो cos A प्लस B यानी 60 प्लस 30, हम भी A की जगह हमारा 60 है, यही तो है। A बराबर हमारा 60, तुलना करने पर B बराबर हमारा क्या है 30। तो यही दोनों मान A और B का मान यहाँ रख देंगे, 60 3 6 3 9 90 cos, ये हमारा हो जाएगा cos 90, और cos 90 हमारा क्या होता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, सूत्र नहीं याद है तो आपका एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे मान रख के एक हो सकता है आपको घटाने में गलती हो या कहीं से भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर ये सूत्र याद है तो आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे, जो कि आंसर नंबर 1 0। अगला सवाल देखिए, इसमें द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी किस टाइप के ये मूल हैं। तो D बराबर हमारा हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, D हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर का जो सूत्र होता है, विविक्त कर जो हमारा होता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। अब इसको हम देखते हैं, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, यानी B स्क्वायर माइनस 4AC फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें पता होगा कि ABC का मान कितना है। तब दिया हुआ द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये हो जाएगा हमारा a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब इसका हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर -4 a इंटू सी, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर कारण, -4 दूनी 8 तरीके 24, यानी ये हो जाएगा 16 में से 24 गया हमारा -8, यानी -8 जो है ये 0 से छोटा है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से हमारा छोटा होता है यानी नेगेटिव होता है, तो जो मूलों की प्रकृति होती है, यानी इसका मान तो हमारा -8 होगा, जो हमसे पूछा था -8 हमसे पूछा था ना, विविध कर ज्ञात कीजिए, तो विविध कर तो आंसर एक -8 हो गया। लेकिन -8 की प्रकृति क्या है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का प्रकृति क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया है, तो उसका प्रकृति क्या है
प्रकृति इसका आभासी तथा काल्पनिक है, आभासी तथा काल्पनिक है, यानी इसको हम कल्पना से मान निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे रियल नंबर्स के कैलकुलेशन, वास्तविक संख्या में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसका जो मूलों की प्रकृति है आभासी तथा काल्पनिक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल 11 नंबर, समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 9 है, यानी हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं और कह रहा है कि इसका निकाय का हल होगा। तो बोल रहा है पहला कि असंगत होगा, द्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 रहता है तो इसका हल होता है अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, और ये जिसका हल होता है वो संगत होता है, पहला। दूसरा हम जानते हैं a1/a2 बराबर हो जाता है जब b1/b2 के ≠ c1/c2, तो इसका मतलब होता है अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, जिसका हल होता है वो संगत भी होता है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हम जानते हैं कि जब तीनों बराबर हो जाते हैं b1/b2 बराबर c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होता है? असंगत होता है। तो यहाँ चेक करते हैं तुलना करके, ये हमारा मान लेते हैं a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो हम a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 हमारा हो गया 2/4 यानी 1/2। b1/b2 निकाल लेते हैं, ये हो गया 3/6। b1 3 है, b2 क्या है 6 यानी 1/2, ये भी आ गया। c1/c2 निकाल लेते हैं 5/9, यानी ये कंडीशन कौन सा आ गया? ये कंडीशन आ गया तीसरे के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि a1/a2 तो आपस में बराबर हैं। a1/b1 बराबर a2, a1/b1 बराबर, एक मिनट, a1/a2 बराबर b1/b2 के तो है बराबर, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो अतः इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं अनेक हल का कौन सा होगा। तीनों कंडीशन अगर हमें याद है तो हम आराम से बता देंगे, तो इसका अनेक हल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2 रहता है, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है? अनेक हल होता है। और अनेक हल या एक हल या अद्वितीय हल, जब हल होता है कुछ ना कुछ तो संगत होता है, जब हल नहीं होता यानी कोई हल नहीं होता है तब उस कंडीशन में असंगत होता है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन अनेक हल का होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 के मूलों का योग का मान है, मूलों के योग का मान है। चलिए तो द्विघात समीकरण से इसको तुलना कर लेते हैं। तो x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर ये क्या हो जा रहा है हमारा? a बराबर हमारा x² का गुणांक है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है? गुणनफल में 1 है। b बराबर 2 है, c बराबर -3 है। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -3। तो हमसे पूछा था कि मूलों का योग का मान है, यानी अल्फा प्लस बीटा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a होता है। b का मान हमारा 2 है, तो -2/a का मान हमारा 1 है, तो ये हमारा -2 क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन में -2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमें जो भी सवाल दिया है द्विघात समीकरण से तो कंपेयर करेंगे, व्यापक समीकरण से कंपेयर करने के बाद a b c का मान पता करेंगे। और हम जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र, मूलों का योगफल यानी जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसका -b/a होता है। यदि इसी पे गुणनफल पूछता तो गुणनफल का हमारा सूत्र होता है, गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a। c का मान -3 होता है, -3, और बटे में a का मान 1 यानी -3 हमारा क्या हो जाता है? गुणनफल। इस द्विघात समीकरण के लिए मूलों का गुणनफल -3 हो जाता है, लेकिन हमसे सवाल में पूछा था योगफल जो कि -2 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि रूट में 150, यानी रूट में दे दिया है 150 और बटे में दिया है जो 3√6,
कह रहे हैं कि बताइए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जितना हल हो जाएगा उतना हल करके कटा पिटा के छोटा कर लेते हैं, देखते हैं ये कितना बचता है, उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। अगर रूट में बचेगा, जैसे मान लीजिए रूट में 3 ऊपर बच गया या नीचे बच गया बट्टे में या गुणनफल में बच गया कहीं भी, तो हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या में किसी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर वह संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। गुणा करें या उसमें भाग कर दें या देखते हैं क्या होता है कटने के बाद। चलिए 150 से रूट में 6 है, तो हम जानते हैं 150 का गुणनखंड कर लें तो 15 दहा में 150, 15 दहा में 150, तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और ये 5 गुणे 5, ये ऊपर वाले का गुणनखंड हो गया। नीचे वाले का 3 गुणे रूट में 6। अब हम देखते हैं, अच्छा 5, 2 5 में से एक 5 बाहर कर लें, ये हमारा आ गया 5 और रूट में फंस गया 2 तिहाई 6 और इसको बचाना भी था क्योंकि ये नीचे लगा भी है 3 रूट 6। अब ये रूट से रूट तो गायब हो गया और बचा क्या 5/3 और 5/3 p/q के रूप में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसत तथा मसक अनुपात क्या होगा। लौसत तथा मसक अनुपात क्या होगा, तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से 5, 15 और 20 का। तो 5 का 1 गुणे 5, 1 गुणे 3 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 2 यानी 4 5 20 यानी 1 गुणे 2 गुणे 2। तो हम जानते हैं जो तीनों में हो वही हमारा क्या होता है, HCF हमारा तो हो जाएगा कितने का 5, 15, 20 का तो हमारा 5 ही हो जाएगा, ठीक है, जो तीनों में है। और LCM कहता है कि जो तीनों में हो उसे एक बार लिखेंगे और गुणा जो तीनों में हो एक बार लिखेंगे, बाकी जितने बचेंगे उनको हम लिख देते हैं। अगर यहाँ भी 1 2 होता तो 2 में से, ये भले ही 3 में नहीं मिल रहा है, 2 में से एक पेयर बना के एक ही बार लिखते, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी जो कॉमन है वो तो एलसीएम के लिए लिखेंगे ही, गुणा में जितने बच जाएंगे शेष सभी लिखे जाएंगे, यानी 5 3 15 चौके 60। यानी हम ये देख रहे हैं कि एलसीएम इसका 60 आ गया और एचसीएफ हमारा 5 आ गया। और हमसे पूछा था लसत तथा मसक का अनुपात, यानी लस बटे मस, यानी अनुपात हमें पूछा था, लस ऊपर करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बटे में मस, यानी ये हमारा होना चाहिए 60 बटे में 5 और ये कट के हमारा कितना हो जाएगा 12 बटे 1, ठीक है, क्योंकि 5 से कटाएंगे तो 12 बार में ये कटेगा और ये एक बार में कटेगा तो 12 बटे 1, या इसी को हम 12 रेशियो क्या बोलेंगे 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितना आसान है, गुणनखंड विधि से निकाल के हम इसको हल कर लेंगे। अगला देखिए 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो हम जानते हैं 625 को हम क्या कर देंगे, तुरंत गुणनखंड करेंगे, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे, 5 5 फिर 5 से कटाएंगे, एक बार में कट जाएगा। यानी 625 को हमने क्या लिख दिया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसको हम 5 के पावर 4 लिख दिया। हमसे पूछा था कि 5 के पावर में यानी 5 का घात क्या होगा, तो 5 का घात जो होगा, इसका ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात क्या हो जाएगा 4 होगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो होगा 4, ऑप्शन लिखना है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 आएगा तो 5 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये आपका सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आगे हम और सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही सवाल रहेगा।